नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात के बारे में। ये हिंदी साहित्य की उन कहानियों में से है जो दिल को छू जाती है और और हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। नहीं, बल्कि ये उस क्रूर सामाजिक सिस्टम पर एक बहुत ही तीखा सवाल है जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज में मौजूद है और लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही ठंडी शाम से, जहां एक छोटी सी लेकिन एक नामुमकिन सी लगने वाली आर्थिक मांग हल्कू की जिंदगी के सबसे मुश्किल फैसले की वजह बन जाती है। और यहीं से उसके असली संघर्ष की शुरुआत होती है। इस पूरी कथा के दिल में तीन मुख्य किरदार हैं। एक गरीब किसान हल्कू, उसकी पत्नी मुन्नी और उनका वफादार साथी, उनका कुत्ता जबरा। इन तीनों का जो रिश्ता है ना, वो कहानी को एक अलग ही इमोशनल गहराई देता है। तो कहानी का सबसे अहम मोड़ क्या है? ये 3 रुपए। सुनने में बहुत छोटी सी रकम लगती है ना, लेकिन ये हल्कू की पूरी जमा पूंजी थी। पैसे जो उसने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने को बचाए थे। बस यही उसकी इकलौती उम्मीद थी। और तभी क्या होता है, दरवाजे पर कर्जदार सहना आ खड़ा होता है। अब हल्कू और मुन्नी एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में फंस जाते हैं। क्या करें? अपनी जान बचाने के लिए कंबल खरीदें या फिर समाज के दबाव में आकर ये कर्ज चुका दें? और आखिर में सिस्टम के सामने उनकी बेबसी ही जीत जाती है। चलिए अब कहानी के मुख्य घटनाक्रम पर चलते हैं। हल्कू बिना कंबल के अपने खेत की रखवाली करने निकल पड़ता है। यहां पर प्रेमचंद ने उस रात के सन्नाटे और उस ठंड का इतना जबरदस्त जिक्र किया है कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। ये कोई मामूली रात नहीं थी, ये पूस की रात थी। मतलब सर्दियों की उन रातों में से एक, जब ठंड आपकी हड्डियों में घुस जाती है। और हल्कू एक बांस के मचान के नीचे सिर्फ एक पुरानी सी चादर ओढ़कर लेटा है, जो इस जानलेवा ठंड के सामने कुछ भी नहीं है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उसकी हड्डियां तक कांप रही हैं। इस असहनीय पीड़ा में उसे थोड़ी राहत मिलती है अपने कुत्ते जबरा से। वो उसे अपने पास चिपका कर सुला लेता है ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्मी से बस कुछ पल की राहत मिल सके। लेकिन जब ठंड बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो हल्कू जिंदा रहने की अपनी आखिरी कोशिश में गर्मी का कोई ना कोई जरिया ढूंढने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो क्या करता है, पास के बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे करता है और एक अलाव जलाता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आग से मिली ये राहत एक खतरनाक जाल बन जाती है। गर्मी और थकान की वजह से उसे इतनी गहरी नींद आती है कि वो सब कुछ भूल जाता है। कहानी का असली क्लाइमैक्स यहीं से शुरू होता है, जब हल्कू उस धोखेबाज गर्मी की आगोश में गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी अंधेरे में असल तबाही दस्तक देती है। नीलगायों का एक झुंड खेत में घुसकर महीनों की मेहनत को तबाह करने लगता है। बेचारा वफादार जबरा अपनी जान लगाकर भौंकता है, लेकिन ठंड और थकान से हारा हुआ हल्कू इतनी गहरी नींद में है कि वो उठ ही नहीं पाता। यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हल्कू उठा क्यों नहीं? उसे एहसास तो हुआ था कि खेत में कुछ गड़बड़ है, लेकिन उस अलाव की आरामदायक गर्मी और कड़ाके की ठंड से आई सुस्ती ने उसकी उठने की हिम्मत ही तोड़ दी थी। वो उठ ही नहीं पाया। और जब सुबह मुन्नी खेत पर पहुंचती है, तो उसकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर होता है। उनकी महीनों की मेहनत, उनकी उम्मीदें, सब कुछ रात भर में रौंद दिया गया था। मुन्नी तो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आवाज में निराशा साफ छलकती है जब वो कहती है, अब हमें मजदूरी करके पेट पालना होगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि ये उनके अंधेरे भविष्य का ऐलान था। और ठीक इसी पल कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। मुन्नी के दुख के ठीक उलट हल्कू के चेहरे पर एक अजीब सी शांति है, और वो कहता है कि चलो, कम से कम अब इस ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा। तो हल्कू की इस अजीब सी प्रतिक्रिया का क्या मतलब है? इसके पीछे का वो गहरा और परेशान करने वाला मतलब क्या है? चलिए कहानी के इस मूल संदेश को समझते हैं। कहानी के अंत में प्रेमचंद विडंबना यानी आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। विडंबना एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां जो नतीजा आता है वो उम्मीद के बिल्कुल उल्टा होता है, और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई हमारे सामने आती है। तो यहां की कड़वी सच्चाई ये है, हल्कू के लिए उसकी फसल बर्बाद होने का दुख उन जानलेवा ठंडी रातों में सोने के शारीरिक और मानसिक दर्द से छोटा था। मतलब उसकी तबाही ही उसकी आज़ादी बन गई।
और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। उस समाज का क्या जहां किसी इंसान को अपनी बर्बादी में आज़ादी महसूस हो? प्रेमचंद का ये कटाक्ष आज भी उतना ही सच है, जहां सिस्टम एक किसान को इस हद तक तोड़ देता है कि वो अपनी तबाही में ही अपनी मुक्ति देखने लगता है।